जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। 102 पार्ट बी, और इस हिस्से में हम स्टडी करेंगे कंट्रोल्स। कल हमने कौन सा वाला सिस्टम स्टडी? अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। कंट्रोल सिंपल है। आपने याद तो नहीं कर रहे ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल सारे, और कंट्रोल एक्टिविटीज भी सारी याद तो नहीं कर रहे? हाँ, शुक्र है शुक्र। लेकिन कंट्रोल एक्टिविटीज में कीवर्ड याद कर रहे हैं ना? बेहतरीन बेहतरीन। सबसे अहम चीज यही है कि आपको पता हो कि कितने सिस्टम है, हर सिस्टम में कितने डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कंट्रोल एक्टिविटी क्या है। मेन स्किल जो ICAP आपको चाहिए ना आपसे वो ये है। इसके बाद आगे हम एक्स्ट्रा सिक्योर होने के लिए रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, जो कभी कभार ICAP पूछता है, वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को भी याद कर लेते हैं, और कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है इस स्किल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीड तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की कर रहे हैं ना? हाँ शाबाश, रीडिंग करते रहना आपने। याद सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज के की पॉइंट्स करने हैं। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हो? याद हो रहे हैं ना? कैश एंड महंगे कोई प्रॉब्लम? अच्छा, पैटी कैश रह गया था कल। टिल रोल क्या है? टिल रोल है कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। कंप्यूटर जनरेटेड नहीं कहना चाहिए, मशीन जनरेटेड इनवाइस। वो छोटी सी मशीन होती है, वो कंप्यूटर नहीं होता असल में। वो टिल रोल वो वैसे बाहर तो मशीन निकलती है ना, कभी आप देखें ना उसको, जब वो रिफिल कर रहा होता है तो वो रोल सा होता है अंदर। हाँ शाबाश, इसीलिए उसे टिल रोल कहते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? चले, पैटी कैश के सबसे पहले तो क्या पैटी कैश के कंट्रोल्स हमें मेरा तो ख्याल है पैटी कैश छोटा मोटा कैश है, छोड़े दवा करें क्यों? हाँ, ऑडिट का हमारा अहम कंसेप्ट है इंडिविजुअली इमटेरियल कैन बिकम मटेरियल इफ एग्रीगेटेड। तो कह रहे हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? अवॉइड करना है कि पैटी कैश चोरी ना हो जाए। छोटा कैश भी तो नहीं ना चोरी होना चाहिए। टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पैटी कैश इज प्रॉपरली ऑथोराइज्ड। पैटी कैश में भी जो स्पेंडिंग हो वो अच्छा, पैटी कैश की ऑथोराइजेशन में और मेन कैश की ऑथोराइजेशन में थोड़ा सा फर्क है। मेन कैश में हर ट्रांजैक्शन से पहले हजारों लाखों में होती है ना ऑथोराइजेशन होती है, और उसके हर ट्रांजैक्शन के साथ उसकी स्पोर्टिंग जरूर लगती है। ये मेन कैश की बात कर रहा हूँ। पैटी कैश में प्रॉब्लम ये होती है कि छोटा छोटा कैश, कोई मेहमान आ गया उसके लिए चाय मंगवा ले, कोई सफाई करवाने के लिए बाहर से कोई गुजरा था, उसे कहा सफाई कर दे भाई, ये 50 रुपये दे दिए, अखबार मंगवा लिया कोई, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे खर्चे ये है पैटी कैश। इनमें एक तो हर एक्सपेंस से पहले ऑथोराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी ऑथोराइज कर दिया जाता है, जनरल ऑथोराइजेशन दे दिया कि भाई ये आपको 10 हमारा 1 महीने का तकरीबन खर्चा कितना है पैटी कैश का? पैटी कैश का 20,000 का 20,000 का खर्चा है 1 महीने का। ये लो 80,000 रखो अपने पास। इसमें कोई मसला है? क्या मसला है? ज्यादा दे दिए, ओके चले ठीक, वापस 60,000 वापस करो भाई। 20,000 दे दिए, इसमें से आपने अखबार खरीदना है, जो सरकारी मोटरसाइकिल है हमारी आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें पेट्रोल डलवाना है, और फिर इसके बाद चाय पानी हो गया, अखबार हो गया, पेट्रोल हो गया, बस ठीक है। हाँ, और कभी कभार अगर रास्ते में पकड़े जाओ, हेलमेट नहीं पहना हुआ, 100 रुपया इसमें से दे सकते हो जुर्माना। लाइसेंस वो क्या होता है, हो 100 नहीं 200 अच्छा, तो सरकारी खजाने में जमा करवा दे फिर। 100 वाला तो फिर बहुत जाता है, जायज का जाता है। नहीं, सरकारी कितना है रेट? 200 तो 100 रुपये में भी बात हो जाती होती है, कभी कभी रियायत कर देते होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सरकारी है, चले जो भी है। एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं पैटी कैश में जिनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रसीद नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए कुछ खर्चे इसको दे दिए, पहले से बता दिया।
अब क्या ये हर दफा चाय लाने से पहले पूछेगा? नहीं पूछेगा, पहले से ऑथोराइजेशन दे दे। तो ज़हन में रखिएगा ऑथोराइजेशन पहले से होती है कि किस तरह के एक्सपेंसेस की पेमेंट पेटी कैश से हो जाती है। नंबर 2, हर एक्सपेंस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो पेटी कैश में लाजमी, मेन कैश में लाजमी है, पेटी कैश में लाजमी नहीं है। बाज़ औक़ात किसी को कहते हैं फटाफट ये जल्दी से ये 200 रुपया पकड़ो रिक्शे पे जाओ और वो ये कुछ सामान है, अगले दूसरा कोई सप्लायर है, कोई कस्टमर है, उसके साथ ये सामान पहुंचा के आओ या लेके आओ, तो इसमें रिक्शे वाला रसीद कोई नहीं देगा। इसीलिए पेटी कैश में याद रखें, अगर रूल यह है अगर तो उसका रसीद बनती हो तो होनी चाहिए, और अगर रसीद नहीं बनती हो तो नहीं होनी चाहिए। हमारा एक क्लाइंट था, सरकारी क्लाइंट ना वो ज़्यादा सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सरकारी पैसा होता है ना उसका हिसाब किताब ज़्यादा, हमारे प्राइवेट जो क्लाइंट्स होते थे वो मोटा मोटा हिसाब कहते थे, रीजनेबल होना चाहिए बस। तो उसमें वो कुछ जॉब की नेचर भी इस तरह की थी कि दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, तो बाज़ औक़ात वो टांगे पे सफ़र करना पड़ता था, बाज़ औक़ात चिंगजी के ऊपर। तो वापस आते हैं ना तो हमारे सीनियर कहते थे इनवाइस, हम कहते हैं सर जी किधर इधर कोई सपोर्टिंग इनवाइस नहीं। कुछ एक्सपेंसेस के होते वहाँ पे होटल वगैरह में स्टे करते थे, उसकी इनवाइस बन जाती थी, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस की इनवाइस जिसकी नहीं होती, वो सिर्फ रीजनेबलनेस देखना होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रॉपरली ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ऑथोराइजेशन हर एक्सपेंस के साथ पहले से होगी। और फिर टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पेटी कैश इज अकाउंटेड फॉर। अच्छा, ये अकाउंटेड फॉर भी होने चाहिए, लेकिन इसमें वो कैश वाला या पेमेंट वाला रूल नहीं है, सैलरीज वाला। सैलरीज में आपको पता था क्या कहता था? स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, यानी जब आपने सैलरी उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे कह रहा है अकाउंट फॉर होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं कह रहा, यानी आपने रोज के खर्चे रोज रिकॉर्ड नहीं करने। रोज थोड़े 25 रुपए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, 15 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, वो तो बाज़ का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का खर्चा ज़्यादा होता है एक्चुअल में। तो कहता है ऐसा नहीं करना, आपने हर महीने इसकी एंट्री पड़ती है, हर मंथ एंड पे टोटल किया जाता है कितना पेटी कैश है, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, और जितना खर्चा हो चुका उसको रिफिल कर लिया जाता है। ये है सिस्टम। अब कह रहा है अच्छे पेटी कैश के कंट्रोल्स होने चाहिए, एग्री करते हैं? क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? सुन ले, पहला, मैक्सिमम लिमिट फॉर पेटी कैश शुड बी 1 मंथ पेटी कैश स्पेंडिंग। 20,000 है ना एस्टिमेटेड, 25 दे दो, 80,000 थोड़े देना है। उसका मूड नहीं भी बनना फिर भी बन जाएगा, 80,000 इतने पैसे देख के हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। पेटी कैश शुड बी केप्ट इन ए हैवी लॉक्ड बॉक्स इन सिक्योर्ड प्लेस। वो चाचा जी को जो 20,000 ने क्या कर ले, जेब में रख ले चाचा जी, जो हमारे पेटी कैशियर है जेब में रख ले 20,000, उनका पर्सनल और ऑफिशियल मिक्स हो जाए, वो सेग्रीगेशन ड्यूटीज किधर गई? चले हैवी लॉक्ड बॉक्स, या 20,000 को इजी ले रहे हैं आप? नहीं, आप हॉस्टल में जो स्टे करते हैं, घर से वैसे आते हैं 15, किधर रखते हैं? वो जेब में रखते हैं। मुझे नहीं बताना, चले कोई बात नहीं। बाहर चले, इसको हैवी लॉक्ड अगर कंट्रोवर्शियल है इसको रहने, कम से कम सिक्योर्ड प्लेस तो कर लें। सिक्योर्ड प्लेस तो कर लें कि सिक्योर्ड प्लेस में कैश होना चाहिए। अगर उसने कहा दराज में रखा हुआ है और दराज में लॉक भी नहीं है, लॉक तो लगा लें, लॉक्ड हैवी को रहने दें, लॉक्ड या सिक्योर्ड प्लेस ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल पेटी स्पेंडिंग शुड बी ऑथोराइज्ड इन एडवांस। एडवांस में हर एक साथ साथ थोड़ी होगी। फिर कह रहा है ऑल विड्रॉल्स ऑफ पेटी कैश शुड बी रिकॉर्डेड इन पेटी कैश वाउचर एंड वाउचर मस्ट बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड। कह रहा है जिस तरह मेन कैश के वो एक होती है, देखिए स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक होता है वाउचर। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ पेटी कैश की होगी, कुछ नहीं होगी। वाउचर तो हर एक का होगा। वाउचर का मतलब रिकॉर्ड करना। वो आपको वाउचर बुक्स भी मिलती हैं, जैसे आपको ये डिपॉजिट स्लिप मिलते हैं ना कॉलेज को फीस जमा करवाते हैं, इसी तरह की वाउचर बुक्स भी होती हैं। आप हर पेज के ऊपर लैदा, ये छोटा सा सफ़ा होता है, ये 25 का खर्चा हुआ, ये 75 का हुआ, अब तो खैर 100, 150, 200, 400, 500, 700 इस तरह खर्चे होंगे। वो नोट करते जाते हैं और मंथ एंड के ऊपर रिकॉर्डिंग होता है। वाउचर हर एक्सपेंस, वाउचर का मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हर एक्सपेंस की होगी। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वाउचर के साथ अटैच कर दो, नहीं तो ना करो। ये वाउचर में और स्पोर्टिंग एविडेंस में फ़र्क समझ आ रही है? ठीक है। स्पोर्टिंग एविडेंस एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होती है जो कि साबित कर रही होती है आपका एक्सपेंस जेन्युइन आपने खर्च किया है, और वाउचर आपकी इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या
छोटी डायरी कह लें बिल्कुल। फिर रिसीट्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर पेटी कैश स्पेंडिंग। रिसीट्स का मतलब रसीदें हैं, रिसीट का मतलब कैश रिसीट नहीं है, रिसीट्स कह लें या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह लें कि अगर पॉसिबल हो तो दो, अगर नहीं पॉसिबल तो नहीं। जाहिर है हर एक्सपेंस का हर छोटे एक्सपेंस की रसीद तो नहीं होती। देयर शुड बी ओकेजनल चेक्स ऑफ पेटी कैश बाय ए सीनियर पर्सन। हाँ 10-12 दिन गुजर जाएं तो ये चाचा जी क्या हाल चाल है, 20,000 दिए थे आपको मंथ के स्टार्ट में, कितना को खर्चा हो गया आपके ख्याल में? 15,000 लग भी गया है, 12 तारीख है और 15,000 लग भी गया है। ये जरा रसीद तो दिखाएं, 15,000 की एंट्री की है और बाकी 5,000 ही है, जरा चेक करवाएं। अगर ये कहे चेक करवाएं, इनको माइंड कर जाना चाहिए, ऐसे ही है। अगर माइंड कर जाए तो इनको नौकरी से जवाब दे दें, क्योंकि कंट्रोल है भाई, कंट्रोल है। सरप्राइज चेक होते रहना चाहिए कि जिसके पास पेटी कैश है वो इससे पर्सनल खर्चे ना कर रहा हो, सिगरेट ना पी रहा हो, और बाज़ का जो इस तबीयत के, हाँ चले छोड़े, नहीं वो पर्सनल और ऑफिशियल मिक्स हो जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बाज़ का तो पता नहीं चलता। अब केस स्टडी बताएगी हमें सिस्टम समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन 11, डिस्कस एनी 4 ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर मैसेज फारूक एंटरप्राइज फॉर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ कैश। ऑडिट प्रोसीजर बतानी है भाई, कौन से ऑडिट प्रोसीजर? वो तो 3 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव। आगे कह रहा है इसका मतलब किधर जाना है? कैश में जाना है, कैश को अंडरलाइन करें। फिर किधर जाना है? पेमेंट्स में जाना है, पेमेंट को अंडरलाइन करें। फिर किधर जाना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जाना है और छाप देने कितने? 4। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हम पढ़ते ही नहीं है, वो तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। निंजा टेक्निक, ये चीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, कंट्रोल से टेस्ट। अच्छा पढ़ रहे हैं ना आप, इस निंजा टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहना है कि कंट्रोल से टेस्ट। 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आईटी बेस्ड। सबसे ज्यादा कौन से टेस्ट? डॉक्यूमेंट वाले। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ ये डॉक्यूमेंट एंड इन, कभी डेट, कभी साइन, कभी कुछ। इसके सोल्यूशन में कैश रिसीव्ड के भी हैं, कैश पेमेंट के नहीं है ना। अगर यार ये मुझे क्लास के बाद याद करवाना यार, पहुंच तो गया ना, लिखना क्या है? ये भाई कह रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही है। पेमेंट की बजाय रिसीव्ड के, ये निंजा टेक्निक नहीं है, ये मिस क्लासिफिकेशन है, एरर, इनोसेंट मिस्टेक। क्वेश्चन 12 की तरफ है। अभी नहीं, बाद में करते हैं, करेंगे आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया जाएगा, अभी नहीं। फॉर कैश साइकिल ऑफ SHW identify and explain 3 deficiencies in the system. Suggest control, जाहिर है कंट्रोल ही पूछेगा। लिस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द, अरे वीकनेस हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो होता ही नहीं है। अच्छा आगे इफ भी लिखा हुआ है, हाँ इफ कंट्रोल था, ठीक है, ठीक हो गया। अब है, ठीक हो गया। तो अब मैं सिर्फ फोकस आपकी प्रैक्टिस करूंगा, वीकनेस आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई कर लिया, सजेशन आपको अपोजिट होता है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल निंजा अप्रोच। कह रहा है शाइनी हैप्पी विंडोज कंपनी इज ए विंडो क्लीनिंग कंपनी। कस्टमर्स विंडोज आर क्लीन्ड मंथली। द विंडो क्लीनर देन पोस्ट ए स्टैम्प एड्रेस एनवेलप फॉर पेमेंट थ्रू कस्टमर फ्रंट डोर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कह रहा है SHW हैज ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस एंड दीज कस्टमर पे बाय चेक और कैश which is received in the stamped address envelopes in the post। पे करते हैं चेक के जरिए, कैश एनवेलप के जरिए से पोस्ट कर देते हैं। फॉलोइंग प्रोसेस अप्लाइड टू द कैश रिसीव्ड साइकिल। इससे हमें पता चल गया कैश सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है।
पहला, a junior clerk from the accounts department opens the post and if any check or cash have been sent, he records the receipts in the cash receipt log and then places all the monies into the logged small cash box. 3 प्रॉब्लम्स तो इधर ही आ गई। 3 कैसे? एक सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं, एक ही बंदा रिसीव कर रहा है, मॉनिटर कोई भी नहीं कर रहा, तो वो जेब में डाल लिया उसने कैश। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल कैश बॉक्स में रख रहा है कैश, कोई उड़ा के ले जाएगा, हैवी लॉक प्लेस होनी चाहिए। तीसरा क्या है? हाँ, एक सुपरविजन नहीं हो रही इसकी, दूसरा सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं है, स्मॉल बॉक्स है। ये अब सिस्टम में से वीकनेस आइडेंटिफाई करना नजर आई है आपको? 3 इधर, लेकिन हम इस तरह की सिचुएशन में कोशिश करते हैं एक ही लिखे सबसे बड़ी वाली, बाकी दूसरों से आइडेंटिफाई करें। इधर ही 3 ना लिखते हैं, यानी जब हमारे सामने ज्यादा रिस्क या ज्यादा वीकनेसेस होती हैं, हम मोस्ट इंपोर्टेंट वाली कवर करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन मॉनिटरिंग प्रोसेस नहीं है बेसिकली। और इसको अच्छा, आप चाहे तो एक लाइन के अंदर तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, या कम से कम 2 को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। 3 पहले में भी यही बोल रहा है मेरे भाई, यही कल्प रहा हूं मैं कि क्या करना है, क्या करना है सिचुएशन में। सारे पढ़ के जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट होगी पूरे क्वेश्चन को सामने रखते हुए वो लिखनी है, और अगर छोटी मोटी हुई तो साथ में अटैच कर देना, कोई मसला नहीं है। जब हम फर्म में होते हैं ना, जब क्लाइंट पे होते हैं ना, क्लाइंट कहता है सर आज क्या मंगवाऊं, KFC, हम कहते हैं वो तो कल खाया था पिज़्ज़ा हट। और जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, फर्म में बैठे होते हैं, तो नीचे जाते हैं, होटल होता है, होटल वाले के पास जाते हैं, सर क्या लाऊं, हम कहते हैं नान चने भाई, कहते हैं सर सलाद लाऊं साथ, हम कहते हैं जरूरत ही नहीं। और जब चने खत्म हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सपली, सपली दे। नहीं करते होते थे प्रैक्टिस सच में, हाँ भी करते हैं। तो जब चने की प्लेट के साथ छोटी सपली ऐड कर सकते हैं, तो ये बड़े रिस्क के साथ ही छोटा रिस्क मिला के उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, खुश होगा। सपली मिलती है, खुश होते हैं कि नहीं? तो अगर बड़े के साथ छोटा रिस्क नजर आए, उसको अलहदा, वो आपसे कहे अलहदा पैसे दो के, आप कहेंगे ऐसे तो नहीं ना। तो छोटा सा रिस्क उसको अलहदा बड़ा बना के प्रेजेंट करना चाहिए कि बड़े के साथ ही उसको बोनस के तौर पे दे दें, बोनस दे दें। तो इधर ही 3 फिट नहीं करते नहीं, अगला क्वेश्चन भी तो है भाई। द कंटेंट्स ऑफ कैश बॉक्स आर काउंटेड ईच डे एंड एवरी फ्यू डेज दीज सम्स आर बैंक। फ्यू डे तो 2-4 दिन तो अच्छा है, 4-5 लाख हो जाए, फिर जब उससे पहले वारदात भी हो जाएगी। 4 लाख 5 होगा ना उधर, डेली का डेली, आज का काम कल पर ना छोड़ो। बाय विच एवरी मेंबर ऑफ द फाइनेंस टीम इज अवेलेबल, बैंक टू बाय विच एवर, जो भी एक ही, जो एक ईमानदार हो, ईमानदार हो, हाँ जी, हर एक को नहीं भिजवा देना, ठीक है। बहरहाल इसमें ये जो है ना कि ईमानदार बंदा हो, एक बंदा हो, ये सप्ली है, छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क में क्या है? डेली बेस पे डिपॉजिट होना चाहिए। थर्ड, यूजुअली ऑन ए मंथली बेसिस द कैशियर परफॉर्म बैंक रिकंसिलिएशन। बिल्कुल अच्छा करता है, लेकिन यूजुअली से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा। आगे देखते हैं पूरा। which he then files. If he misses a month, then he catches this up in the following month's reconciliation. Misses a month नहीं, ना उधर ही, ठीक है, गलत हो रहा है ना, ठीक है। घर वालों के पूछा कैसे चल रहे हैं लेक्चर, ये फर्ज कीजिए ऑनलाइन पढ़ा, मैं हर रोज का रोज लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, अगर कभी मिस हो जाए तो अगले आने वाले दिनों में लेक्चर ले लेता हूँ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ पेंडिंग लेक्चर्स इसके होंगे, चल रहे हैं कि नहीं? तो रोज का रोज लेक्चर लेना चाहिए, ठीक है। उसी तरह हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मिसिस वाला चक्कर ही कोई नहीं है, कोई मिस नहीं करना मंथ, क्लियर? चले, अच्छा यहाँ पे एक हिडन सी एडजस्टमेंट भी है वीकनेस, कि उसको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा,
अगर कोई सुपरवाइज मॉनिटर कर रहा होता तो वो उसी वक्त उसको डिटेक्ट कर लेता, लेकिन ये छोटा सा रिस्क है, ये चाहे तो लिखे ऐड करे चाहे ना करे, बड़ा रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर जी? चलिए ये थे हमारे क्या है, अब इन्वेंट्री। अच्छा सुन लें, अच्छा इजी करते हैं, कोई मुझे कोई जल्दी नहीं है। ना ना अब तो बिल्कुल भी नहीं करना, तसल्ली के साथ। देखिए सारा सेशन हमने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, केस स्टडी, आखिरी दिन तक केस स्टडी नहीं छोड़ना, जल्दी करने के चल थोड़ा सा 3-4 दिन है, लेकिन जब आप इसका फायदा होगा आपको, इसका फायदा होगा जब आप खुद से संडे को, इस संडे को बैठेंगे ना खुद से किताब खोल के, अरे ये सारा पढ़ा हुआ है, केस स्टडी प्रैक्टिस की हुई है, सिर्फ रिवीजन करनी होगी, नई चीज इंशाल्लाह एक भी नहीं करनी होगी, ये मेरा टारगेट है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने अब अगला सिस्टम है इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा रहा आपको, रीडिंग के लिए दे दूं, रीडिंग कर लेंगे पक्का, और ये ऐसे हैं कि आप रीड करते जाएंगे समझ आती जाएगी। कल बहरहाल डिस्कस मैंने करने हैं, और जहाँ पे कोई ऊंच नीच होगी, कोई टेक्निकल पॉइंट होगा, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो दाव पेच होंगे, वो आपको बता दूंगा, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है वो ज़रूर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो कंसेप्ट कौन सा है? वो है इन्वेंट्री काउंट। अब ये ज़रा आइए इन्वेंट्री सिस्टम में, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में इसको आपने स्टडी करना है। आप यकीन कीजिए पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। इसमें आपने पढ़ते जाएंगे, भाई ये मैं रिस्क ले रहा हूं आपको कह के, रीडिंग कर लेंगे ना, हालांकि कर पढ़ाना है, क्वेश्चंस भी करवाने हैं, ठीक है, केस स्टडी भी करवानी है, लेकिन हाँ सिस्टम की बिल्कुल, लेकिन आपने पढ़ के आना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 और 8। 7 और देख तो सही कितना सा है, नन्ना सा है, देख के वो हाँ शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बताया था आपको, ये इसके बाद इजी है, खत्म हो, इसके बाद बाकी थ्योरेटिकल 1-2 कंसेप्ट हैं, खत्म कहानी। कल नहीं करना मेरे भाई, केस स्टडी की प्रैक्टिस जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अच्छा अगर कोई पिछले सेशन में केस स्टडी मैंने रिकॉर्ड करवाई थी और वो इस दफ़ा क्लास में नहीं हुई, शेयर कर दूं कि ना कर? चले सबकी नहीं, ये चैप्टर 12 की कर देते हैं, इंटरनल कंट्रोल वाली कर देते हैं, बोनस की है आपके लिए। अच्छा कितने घंटे के? 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा? आधा घंटा? 1 घंटा? चले ठीक है। ये किसकी थी बुक भाई? अच्छा आप सुन लें, इन्वेंट्री सिस्टम में मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, स्टॉक काउंट कैसे करते हैं। स्टॉक, हाँ बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ के, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन, अल्लाह वालों को चाहे से क्या करें। इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस, खैर ये क्या सिखा रहा है, ये बहुत अहम है। आई कैप इसमें से केस स्टडी टेस्ट कर रहा है, आई कैप इसमें से कह रहा है इन्वेंट्री काउंट कैसे करना है, सुन लीजिए। ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट राइटर शुड ऑब्जर्व वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग फॉलोड। आपको याद है हमने वो इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव पोजीशन में पढ़ा था कि क्लाइंट कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजता है अपने स्टाफ को कि काउंट ऐसे करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं। हेडिंग में देख लिया इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शंस, जो किसने किसको भेजी? क्लाइंट के सीसीओ ने स्टॉक काउंट करने वालों को भेजी, और हमने एडिटर हमने ना भेजी ना वसूल की, तो क्या चेक करने इसके मुताबिक स्टॉक काउंट हो रहा है। अगर इसके मुताबिक स्टॉक काउंट हो रहा है कंट्रोल गुड है, गलतियां कम होगी। अगर इसके मुताबिक नहीं हो रहा, पहला आपने एक एक करके
सुनते जाना है, समझ आ जाए टिक करना पूछना है। पहला, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी स्टॉप ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट। जब इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो सेल परचेज रोक दो, वरना इधर इन्वेंट्री काउंट हो रहा है उधर सेल परचेज आ रही है, पता चले जो 2 बजे स्टॉक आया है वो भी 3 बजे जगह का काउंट कर रहे थे, काउंट करते करते वो गिना गया उसमें, तो दुकान बंद करके। इसलिए आप देखेंगे अक्सर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, खासतौर पे जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं, ये कैश एंड कैरी टाइप जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ये रेंट पे कुछ देर के लिए बाज़ बिजनेस को बंद कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस भी तो साथ चलाना है, लेकिन कुछ जगहों पे 1 से 2 दिन के लिए भी बंद किए जाते हैं ट्रांजैक्शन, डिपेंड करता है। तो बेसिक कंसेप्ट से एग्री करते हैं, मूवमेंट स्टॉप होनी चाहिए। दूसरा टिक लगा दे फिर, इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड बी। इन्वेंट्री काउंटिंग शीट क्या है? क्लाइंट क्या करता है, प्रिंट निकालता है स्टॉक का कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी कितनी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें लिस्ट होती है, उसके आगे क्वांटिटी होती है और उसके आगे अमाउंट्स होती हैं नॉर्मली। हालांकि कुछ चीज़ें होनी चाहिए जैसे इन्वेंट्री की डिस्क्रिप्शन, कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए वो मैं भी थोड़ी देर में आप डिस्कस करता हूँ। पहला, इन्वेंट्री काउंटिंग शीट पता चल गया, क्लाइंट, हमने कहा कितनी इन्वेंट्री, उसने कहा सर ये 6 सफ़े हैं, ये हमारी सारी इन्वेंट्री की लिस्ट है, ठीक है। एक क्लाइंट था उसमें 55 सफ़ों की इन्वेंट्री लिस्ट थी, वो स्टॉक काउंट मुझे करना पड़ा, छोटी छोटी चीज़ें थी और था भी जूनियर, मैंने सारी कर ली। जूनियर को पता नहीं चलता ना, शौक होता है काम सीखने का तो वो सारी काउंट कर। बहरहाल तो इन्वेंट्री काउंटिंग शीट्स 6 शीट्स हमने देखना है प्री नंबर्ड हो, ताकि पता चल जाए, दरमियान में ये ना हो कोई पेज नंबर 4 गिर जाए हमें पता ही ना हो, हम ये 5 सफ़े लेके ऑफिस चले जाएं, बाद में देखें यार इसका टोटल जो बैलेंस शीट के टोटल से तो मैच करता ही नहीं है, क्लाइंट ने इन्वेंट्री ओवरस्टेट की हुई है, ये तो फ्रॉड पकड़ लिया, फ्रॉड, बाद में पता चला पेज गिरा था। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड बी प्री नंबर्ड, ताकि जब कोई गुम हो पता चल जाए, विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसमें गुड्स की डिस्क्रिप्शन हो कि क्या क्या चीज काउंट में शामिल है। बट द क्वांटिटी एज पर बुक शुड नॉट बी प्री रिकॉर्डेड, लेकिन क्वांटिटी स्टॉक शीट पे मेंशन नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी स्टॉक वो तो खुद करेंगे, अगर क्वांटिटी स्टॉक शीट पे मेंशन हुई तो फिर रिस्क है कि ये वही करेंगे, जैसे कंफर्मेशन में अमाउंट लिख के भेज देना तो वो बगैर चेक किए वेरीफाई करके कहता है यही बैलेंस है। तो अगर स्टॉक शीट के ऊपर क्वांटिटी आ रही होगी, इन भाईजान को कहेंगे जाओ वेरीफाई करके उधर ही टिक लगा के कहेंगे सर सब मौजूद है, टिक हु ऑडिट। तो क्वांटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना है कौन सी बेहतर है। ए भाई पहली ऑप्शन, भाई साथ वाली क्लास में चेक करके आओ कि क्या 100 चेयर्स मौजूद हैं। दूसरी ऑप्शन, भाई साथ वाली क्लास से चेक करके आओ कितनी चेयर्स मौजूद हैं। ये इसमें वो टिकू नहीं कर सकता, तो क्वांटिटी स्टॉक शीट पे मेंशन नहीं है। थर्ड, काउंट टीम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस डिपार्टमेंट एंड शुड बी सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं चाहिए भाई, वेयर हाउस वाला है, खुद ही अगर वो चोरी करके बेच रहा है, उसी को कह दिया स्टॉक काउंट करो, वो कहेगा सब कुछ पूरा है। इंडिपेंडेंट टीम आके चेक करे, और इंडिपेंडेंट टीम के जैसे बाहर दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं जिन्हें फिक्र ही नहीं होगी कि जैसा मर्जी सही गलत काम करे, बाद में किसने पूछना है, हम किधर, बल्कि परमानेंट होने चाहिए, जिन्हें डर हो कि अगर हमने सही स्टॉक काउंट नहीं किया कल को पकड़े जाएंगे। Clear instruction should be given to all teams as to which area of warehouse is to be counted by which team to avoid omission or duplication of counting of team. स्टॉक काउंट होता है पाकिस्तान में 30 जून और 31 दिसंबर में ज़्यादातर। 30 जून इंतहाई गर्मी, 31 दिसंबर इंतहाई सर्दी। तो 30 जून में स्टॉक काउंट करते हैं ना, हर टीम उस एरिया में जाती है जिधर एसी लगा होता है, पता चले उधर का स्टॉक 4 दफ़ा काउंट हो गया, और छत पे जो पड़ा हुआ है गर्मी वाला उधर कोई भी नहीं गया, हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए सर्दी में भी इसी तरह होता है। तो क्या करना चाहिए, टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, टीम आपने इधर जाना है, आपने उधर जाना है, आधे बंदे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, ऐसे होता है स्टॉक काउंट, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शन टू विच एरिया, विच भाई क्लियर। इसके बाद
इन्वेंट्री काउंटिंग शीट शुड नॉट बी फिल्ड यूजिंग पेंसिल्स, ताकि 2 नंबरी करनी आसान होती है ना, पेंसिल से इरेज इजीली इरेज किया जा सकता है, इजीली चेंज किया जा सकता है नोटिंग को, इसलिए पेंसिल से, ताकि अगर कोई चेंज हो पता चल जाए। काउंट शीट्स आर साइंड बाय ईच मेंबर, काउंटिंग हर शीट के ऊपर साइन, ये तो हमने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स के रूल में भी पढ़ा था, हर पेज के ऊपर साइन होंगे, किस लिए? टू डिटरमिन काउंटेबिलिटी। कल को पता चलता है ये जिसके साथ फिजिकली वेरीफाइड लिखा हुआ ना, जिस स्टॉक के साथ ये तो मौजूद ही नहीं था, ये किसने लिखा है फिजिकली वेरीफाई किया है मैंने, उसको हाजिर करो, ये स्टॉक मौजूद ही नहीं था, तूने कैसे फिजिकली वेरीफाई कर लिया? साइन होने चाहिए कि नहीं स्टॉक शीट के ऊपर? फिर काउंटेड इन्वेंट्री शुड बी मार्क्ड अ टैग टू इंडिकेट दैट इट हैज बीन काउंटेड। जिस इन्वेंट्री को काउंट करते जाओ, मार्क करते जाओ कि ये स्टॉक काउंट हो गया, ताकि दोबारा ना हो सके। अब बताया था एक क्लाइंट की एग्जांपल, वो डब्बे थे, उसने उसके 10 वेयर हाउसेज पे वही डब्बे, उसे ट्रक रखा हुआ था, उसने एक लोकेशन पे आइटम चेक करता था, उसे कहता था सर आप अब होटल में स्टे करें, सुबह आपको अगली विजिट करवाएंगे, वो दूसरे शहर में है, रातों रात ट्रक वो लोड करवा के उधर पहुंचा देते थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई थोड़ी सी, लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 10 गुना बढ़ गई और राइटर हर दफा वही चेक करता रहा। क्या प्रॉब्लम थी? टिक नहीं किए, परमानेंट मार्कर साथ रखे, हल्का सा टिक करते रहे साथ। काउंटेड, ये है मार्क्ड एंड टैग्ड का मतलब। लास्ट इन्वेंट्री डैमेज आर इन्वेंट्री, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन में मेंशन ना भी करेगा ना कि डैमेज या जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे इन्वेंट्री है उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि बाद में उसको एनआरबी में रिगार्ड करना है। क्लियर? स्टॉक काउंट करना आ गया? स्टॉक काउंट के सवाल दो तो कर लेंगे, चले बस ठीक है। अच्छा, अब ना चूंकि ये मैंने आपको रीडिंग के तौर पे दे दिया है, तो मैं असाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ताकि आप वो क्वेश्चन ना कर लें, ज़्यादा ना कर लें, ठीक है? थोड़ा तो अभी जो आपको असाइनमेंट दिया ये मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ रिवाइज करके शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करना, ठीक है जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।